देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है तो वो चर्चाओं में आ जाता है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सिपाही भर्ती की जो परीक्षा है वो होने वाली है और उसी को लेकर के अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। एक बड़ा फैसला किया है जिससे उन सभी अभ्यर्थियों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी जो कड़कती जो धूप है वहां पर पहुंचते हैं और तमाम मुश्किलात का सामना करते हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो बड़ा फैसला है वो देखने को मिला है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त पेपर लीक को लेकर के तमाम जो सवाल हैं वो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बड़ा ऐलान किया है और ये जो भर्ती परीक्षा होने वाली है, सिपाही भर्ती परीक्षा, इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों की सुविधाओं को लेकर बेहद ही अहम निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये है कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रियायती किराए पर विशेष बसों का संचालन किया जाएगा ताकि उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी भी तरीके की जो परेशानी है, कोई रुकावट है, वो उन्हें ना झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और इसी के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस भर्ती परीक्षा और आगामी जन भागीदारी कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह दिया है कि भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ये बताया भी है कि आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा जो है वो 8, 9 और 10 जून को आयोजित होगी और इसमें करीब 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। ऐसे में उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर जो बड़ा ऐलान किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो वाकई काबिले तारीफ है। देखिए, एक तरफ जो है वो लगातार पेपर लीक को लेकर के जो चर्चाएं वो चल रही हैं जिससे बच्चों के जहन में तमाम तरीके के सवाल हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लग रहा है कि ये जो परीक्षा वो देने जा रहे हैं वो वाकई सही से हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और एक चीज और है कि कोई कहीं पर भी जो सेंटर जाता है एग्जाम को लेकर के तो बच्चा इतनी दूर से ट्रैवल करके आता है, वो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी राज्य से हो सकता है, किसी भी शहर से हो सकता है। तो ऐसे में जब ये सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है तो उन बच्चों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सहूलियत भरा फैसला किया है कि जिस दिन एग्जाम होंगे उन दिनों में स्पेशल जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी और बहुत ही कम रेट्स पर। तो यहाँ पर जो जेब है उसका भी बिल्कुल ख्याल रखा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन एक और बड़ा फैसला लिया है इस पूरे मामले को लेकर के, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के, वो क्या है? देखिए, इस वक्त मौसम कब रुख बदल जाए, कब मौसम बदल जाए, कब धूप हो जाए ज्यादा, कब बारिश हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जो बड़ा फैसला है वो लिया है कि देखिए, जो भी बच्चे जा रहे हैं, प्रशासन को ये सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी बच्चे परीक्षा देने के लिए आएंगे वो धूप में नहीं खड़े होने चाहिए। धूप में वो किसी भी तरीके से खड़े नहीं होने चाहिए। उन पर सीधा सीधा जो धूप है उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। धूप की वजह से जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इस वक्त जो धूप है वो काफी ज्यादा पड़ रही है, जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदल रहा है, सख्त जो मिजाज है वो धूप का बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जिस तरह से लगातार जो फैसले हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही देखिए जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी तरीके से धूप में खड़ा रहने की जो नौबत है नहीं आनी चाहिए। जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर पानी पीने का साफ होना चाहिए, बैठने की छांव की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए और इसके साथ ही जो और व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, चाहे वो टॉयलेट से लेकर के तमाम जो शौचालय की समस्या क्योंकि बार बार सामने आती है जब काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है, तो वहाँ पर ये एक नॉर्मल कॉमन जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो उन एक एक चीज़ पर, छोटी छोटी चीज़ों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ही जो सख्त आदेश हैं वो प्रशासन को दिए हैं और किसी भी कीमत पर इन पर कोई भी ढीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि बैठने की जो प्रॉपर व्यवस्था है वो होनी चाहिए।
छाँव होनी चाहिए। या ऐसा नहीं है कि बैठने के लिए आपने धूप में बोल दिया कि यहाँ पर बैठ जाइए। तो जो ये सेंटर हैं, जहाँ पर परीक्षा का जो सेंटर गया है, वहाँ पर लोगों की भी जो ज़िम्मेदारी है, वो अब और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सीधा सीएम से आदेश हैं और सीएम के ये जो आदेश हैं, अगर इनका पालन नहीं होता है, तो उसके बाद जो सख्त एक्शन है, वो भी देखने को मिलेगा। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं, वो करते हैं, और अगर उनके बोले पर जो का एक्शन है, वो नहीं होता है, जो वो हिदायत देते हैं, जो गाइडलाइंस जारी करते हैं, अगर वो नहीं होता है, तो सीधे तौर पर एक्शन लिया जाता है। और अपनी सख्त और अनुशासन की जो छवि है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। तो जो 29 लाख के करीब जो बच्चे हैं, जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उन बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, और उनको किसी भी तरीके से पेपर देने में कोई परेशानी ना हो, जिससे वो परेशान हो जाएँ, उनका पेपर खराब जाए, उनके सवाल छूट जाएँ। क्योंकि देखिए, धूप में अगर खड़े होकर के बच्चे जाएँगे पेपर देने के लिए, तो ज़ाहिर तौर पर उनको मानसिक जो दबाव है, वो भी साफ तौर पर महसूस होगा। तो मानसिक दबाव किसी तरीके से ना हो, और इस चिलचिलाती गर्मी में किसी भी तरीके से, देखिए, अगर आप भी नॉर्मली अगर चिलचिलाती गर्मी में इस टाइम बाहर निकल जाएँगे, तो आपको 2-4 मिनट के अंदर ही समझ में आ जाएगा कि दिमाग पर इतना इसका जो है कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चे जो है वो लगातार अब परीक्षा देने के लिए जाएँगे। तो जो भी लोग परीक्षा देने के लिए जाएँगे, उन सभी से बिल्कुल हमारी भी ये ख़ास अपील है कि आप जाइए तो बिल्कुल तैयारी के साथ जाइए। सरकार भी देखिए वो तमाम कदम उठा रही है, जो उनके आपके फ़ेवर में हो सकते हैं, और बसों से लेकर के तमाम स्पेशल जो बसें हैं, वो चलाई जाएँगी। और आप भी कुछ बेसिक चीज़ों को अपने साथ ज़रूर रखिएगा। पानी की बॉटल हो गई, ओआरएस है, ये ज़रूर रखिएगा। इसके साथ ही हो सके तो नींबू पानी आप वो भी अपने साथ रख सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ रखिए, क्योंकि मौसम है और मौसम का मिजाज कब बदल जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, प्रशासन की तरफ से इस परीक्षा के लिए, अभ्यर्थियों के मुस्तकबिल के लिए जो तमाम यहाँ पर जो चीज़ें हैं, वो कही जा रही हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आप अगर परीक्षा देने जा रहे हैं, तो सरकार आपके साथ नहीं है। सरकार बिल्कुल आपके साथ है, और आपकी तमाम बातों के लिए वो परेशान भी है, और आपको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब अगली खबर का रुख करते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से ही है। देखिए, उत्तर प्रदेश इस वक़्त बिल्कुल एकदम सेंटर बना हुआ है राजनीति का। उत्तर प्रदेश में कोई भी घटनाक्रम हो, छोटे से बड़ा, वो चर्चाओं में है। और जब बात हो राजनीति की, तो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं चुनाव विधानसभा के। तो विधानसभा चुनाव से पहले छोटी-बड़ी घटना बहुत मायने रखती है, और आज जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की सियासत में होने जा रहा है, उससे ये बिल्कुल साफ संकेत मिल गया है कि देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। और बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी पूरी जो प्लानिंग है, वो कर ली है कि भाई, इस बार जो 2024 का विधानसभा चुनाव है, दो माफ करिएगा, जो इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का, तो ऐसे में कोई भी कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, बार बार जो ये अटकलें लगती हैं कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश का जो सीएम का फेस है, वो बदल जाएगा, तो उस पर भी अब एक मुहर कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है, कोई शक और सुबह की यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा चेहरा जो है वो हो सकता है। यहाँ पर ब्रजेश पाठक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी हैं, वो योगी आदित्यनाथ ही हैं, और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। किसी भी तरीके से कोई भी गुंजाइश किसी और चेहरे के आने की नहीं है। ऐसे में एक और बड़ा जो सियासी घटनाक्रम है, वो यहाँ पर देखने को मिला है। जयंत चौधरी के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रही है, और उनको इस काम में लगा भी दिया गया है। अब आज के अगर हम घटनाक्रम पर नजर डालें, तो बीजेपी के लिए बंजर पड़ी जमीन को सियासी तौर पर अब उपजाऊ बनाने के लिए इस मिशन पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लगा दिया गया है। जयंत चौधरी देखिए, मंझे हुए नेता हैं। जयंत चौधरी को राजनीति पे जिस तरीके से अब आज मुरादाबाद में भेजा जा रहा है, जयंत चौधरी को वहां पर जो
संबोधन है वो करने वाले हैं, जो ये बड़ी जनसभा होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल एकदम साफ क्लियर संदेश मिल रहा है कि जो चुनाव होने वाला है 2026-27, क्योंकि देखिए अभी 26 में भी हो सकता है, 27 में भी। अभी इस चीज़ को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाज़ी होगी कि 2026 में है या फिर 27 में है। अब 26 में हो सकता है तो और अच्छी बात है, और अगर 27 में होता है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि तब पार्टियों को और थोड़ा मौका मिल जाएगा तैयारी करने का। लेकिन हाँ, अगर 2026 में चुनाव है, वाक़ई नवंबर-दिसंबर में चुनाव होंगे, तो तैयारी चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, तमाम पार्टियाँ हों, अभी से उन्होंने तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दी है। और इसका जो संदेश है, वो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जयंत चौधरी को बीजेपी ने पूरी तरीके से अब मैदान में उतार दिया है। जयंत चौधरी आज मुरादाबाद पहुंचेंगे और मुरादाबाद में जयंत चौधरी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर वो तमाम तरीके से जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। देखिए जयंत चौधरी भी अपना एक अलग जो मुकाम है वो राजनीति में रखते हैं, और उनकी सियासी ताकत इतनी छोटी नहीं है। अब जब वो एनडीए के साथ में हैं, तो एनडीए को जिताने की जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल अपने आप में अब कहीं न कहीं सभी के कंधों पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखिए तमाम और जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के सामने इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी जो सियासी जमीन है उसको बचाने की चुनौती है। सियासी जमीन जो है वो लगातार खिसकती जा रही है। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां क्या विपक्षी पार्टियों पर हावी हो जाएंगी, और क्या वाकई इस बार भी पिछले चुनावों की तरह ही जो पूरा क्लीन स्वीप है वो होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा अगर हम रुक करें मायावती की पार्टी बीएसपी की तरफ, तो मायावती भी इस बार कुछ अलग करने के मूड में नजर आ रही है। मायावती देखिए अभी तक तो शांत हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मायावती हो सकता है चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन उन अटकलों पर भी विराम लग गया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मायावती ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ी बैठक की। उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखिए 2000 जो अभी 26-27 में अगर चुनाव होना है विधानसभा का, तो उसके लिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, हम सभी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मायावती क्या अपनी वो पुरानी वाली छवि वापस से पा पाएंगी? जो पार्टी की साख लगातार गिरती जा रही है, क्या मायावती अपने नेतृत्व में कोई बदलाव करेंगी? क्योंकि देखिए अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक चीजें नहीं हुई हैं जिससे ये पता चले कि मायावती की पार्टी में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। खास करके अगर हम बड़े चेहरों की बात करें, तो मायावती की पार्टी से लगातार जो नेता हैं वो बाहर जा रहे हैं, या तो उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, या तो फिर वो खुद पार्टी छोड़ करके चले जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये भी एक बड़ा सवाल है कि मायावती इस बगावत को किस तरीके से रोक पाएंगी, और इसके साथ ही साथ मायावती अगर इस बगावत को नहीं रोक पाएंगी तो अब चुनाव में किस तरीके से उन्हें नुकसान भुगतना पड़ेगा। अब जरा रुक करते हैं दोबारा से जयंत चौधरी की तरफ। देखिए जयंत चौधरी आरएलडी के चुनावी अभियान का आगाज आज करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बेहद ही अहम घटनाक्रम है। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में रैली का 2027 के लिए सियासी हुंकार भरने वाले हैं। मुरादाबाद को देखिए सपा का गढ़ माना जाता है, और जहां पर बीजेपी के सहयोगी आरएलडी की सीधे सीधे नजर है। अब देखिए अगर हम मुरादाबाद की बात करें, तो मुरादाबाद पर समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से कब्जा बताया जाता है। समाजवादी पार्टी का एक तरीके से जो गढ़ है वो मुरादाबाद है। ऐसे में जयंत चौधरी अब सपा के मजबूत इलाके में आरएलडी के लिए सियासी जमीन तैयार करने के लिए उतरे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जयंत चौधरी भले ही छोटे चौधरी हों, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसके बड़े चौधरी जरूर माने जाते हैं। बागपत हो, बिजनौर हो और मुजफ्फरनगर हो, इनके अलावा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाट राजनीति है उसके ये बड़े चेहरे हैं। तो इस बात से बिल्कुल कोई इनकार नहीं कर रहा है कि जयंत चौधरी इस बार जो अच्छा खासा प्रभाव है वो अपना बढ़ाने वाले हैं। और जयंत चौधरी अपने सियासी आधार के दम पर बीजेपी के लिए कमजोर माने जाने वाली विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का जो प्लान है वो बना रहे हैं। तो ऐसे में अब आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की ये मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में जो बड़ी जनसभा होने वाली है, इस पर सभी की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। जिस तरह से अब गांव-गांव संपर्क करके बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का जो टारगेट है, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए में शामिल जो पार्टियां हैं वो हो, उनको ये टारगेट नजर आ रहा है कि देखिए लोगों से संपर्क करेंगे तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, और जब आपसे लोग जुड़ेंगे तो वोट बैंक अपने आप बढ़ेगा।
आप लोगों से जुड़ते जाइए, लोगों की समस्याओं को सुनते जाइए, उनकी समस्याओं का समाधान करते जाइए, लोग अपने आप आपसे जुड़ेंगे। तो ये सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो। आप जब तक लोगों से जुड़ेंगे नहीं, जब तक उनकी समस्याओं को जानेंगे नहीं, तब तक आप चुनाव में किसी के भी जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखिए बीजेपी की जो सबसे खास बात यही है कि जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट करती है, और देखिए कुछ पार्टियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही एक्टिव होती हैं। खास करके विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो कुछ जब चुनाव में वक्त बचता है ना, उससे पहले ही थोड़ा सा वो एक्टिव होती हैं, जिस पर बार बार उन्हें इस चीज का ताना भी सुनने को मिलता है कि देखिए आप तो बस चुनाव आता है उसके बाद जिस तरीके से बरसाती मेढक होते हैं उस तरीके से फिर पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये बात जो है बिल्कुल खास तौर पर कही जाती है कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी कहती है कि भाई कभी भी चुनाव करवा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं। हम अपना जो चुनावी मोड है वो बिल्कुल एकदम ऑन रखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यही जो है ये विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने जो सियासी तौर पर तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। और पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जयंत चौधरी को उसने मैदान में उतार दिया है। जयंत चौधरी मुरादाबाद से आज सियासी हुंकार भरेंगे और समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर के जयंत चौधरी बीजेपी, आरएलडी और अपने सहयोगी के लिए जो वोट बैंक है वो मजबूत करने की बात करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में कहीं ना कहीं सेंध लगाने की जो तैयारी है वो इस बार उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर की जा रही है, खास करके बीजेपी की तरफ से। अब देखिए खबरों में आगे का रुख करते हैं और एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं जो सुन करके आप सहम उठेंगे। आपका दिल एक बार को काफी तेज धड़कने लगेगा कि कोई किसी के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर एक ऐसा शख्स है जिस पर ना सिर्फ इसकी जिम्मेदारी होती है कि उसे मरीज को ठीक करना है, बल्कि उसके परिवार को किस तरीके से आपको बांध करके रखना है, उनको कैसे भरोसा देना है, इसकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो घटना सामने आई है वो आपको हिला कर रख देगी। क्या कोई जो डॉक्टर है वो इतना बेरहम हो सकता है कि पहले वो किसी बच्ची का पैर जो है हड्डी टूटी हुई जोड़ता है, उसके बाद जब उसे पैसे नहीं मिलते हैं तब वो उस हड्डी को बेरहमी से तोड़ देता है, जानबूझ करके। आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। और ये जो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में इतना ज्यादा बड़ा ये मामला हो गया है कि खुद सीएमओ की तरफ से इसमें एक्शन की मांग की गई है। सीएमओ की तरफ से इस पूरे मामले में अब जांच के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। और ये मुजफ्फरनगर का पूरा मामला है उत्तर प्रदेश का, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट पर एक मां है रेशमा, अपनी 14 साल की मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी को लेकर के न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची थी। इस पीड़ित विधवा महिला ने जिले के स्वास्थ्य विभाग पर इलाज के नाम पर अवैध वसूली और घोर लापरवाही बरतने के बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का सीधा आरोप है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी बेटी के समुचित इलाज के लिए न केवल पैसों की मांग की, बल्कि गलत तरीके से इलाज करके उसकी मासूम बेटी के पैर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। और जो पीड़िता है रेशमा, उन्होंने कहा है कि करीब 1.5 महीने हो गए हैं इस घटना को। उनकी बेटी के दाहिने पैर की जो हड्डी है उसका ऑपरेशन जिला अस्पताल में हुआ था। इसके लिए अस्पताल कर्मियों ने उनसे 25,000 रुपए की मांग की थी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये भी नोट करने वाली है कि ये जो पूरा मामला है वो सरकारी अस्पताल का है। उत्तर प्रदेश में देखिए ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है, लेकिन हाँ ये जानबूझ करके हड्डी तोड़ने वाली घटना ये पहली हो सकती है। लेकिन सरकारी अस्पताल में लापरवाही की ये पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरीके की जो स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही है वो वक्त वक्त पर देखने को मिलती है। लेकिन सोचिए 25,000 रुपए के लिए एक डॉक्टर ने अपना जो उसका कर्तव्य था उसको उसने साइड कर दिया। उसको सिर्फ चाहिए थे 25,000 रुपए। बाकी पैसे जो बताया जा रहा है पीड़िता की तरफ से उन्होंने चुका दिए थे। सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए बचे हुए थे। 1.5 महीने करीब पहले की ये घटना है मुजफ्फरनगर की। और वहां पर जब ये पीड़िता पहुंचती हैं, जब ये अपनी कहानी बताती हैं, तब जो अधिकारी थे, जो बड़े अफसर थे, वो भी दंग रह जाते हैं।
वो समझ नहीं पाते हैं कि एक डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में बैठा हुआ डॉक्टर इस तरीके से कर सकता है। क्या उसके अंदर कोई भी जो फीलिंग्स हैं वो नहीं बची हैं? क्या उसके अंदर किसी भी तरीके से इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है? 1.5 महीने पहले ये जो हड्डी है पैर की उनकी बेटी की टूटती है। और एक बात और ये भी है कि वो बच्ची, 14 साल की बच्ची, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वो पूरी तरीके से स्वस्थ भी नहीं है। स्पेशल चाइल्ड है वो। ऐसे में डॉक्टर साहब क्या करते हैं? डॉक्टर साहब जब उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो डॉक्टर साहब दोबारा से उनको उनकी बेटी के साथ बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ हम तुम्हारा देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। जैसे ही रेशमा अपनी बेटी को लेकर के वहां पहुंचती है तो डॉक्टर साहब वो करते हैं जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, जो डॉक्टरी के पेशे के नाम पर धब्बा है, डॉक्टर साहब वो करते हैं। डॉक्टर साहब उस पैर को देखने के बजाय उसको और अच्छे से कैसे सही किया जा सकता है ये करने के बजाय डॉक्टर साहब उस बच्ची के पैर को जबरदस्ती मोड़ देते हैं, जिससे वो हड्डी दोबारा से टूट जाती है। और ये 8,000 रुपए के लिए सब कुछ हुआ है। अब जिस तरह से ये बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, इसकी गंभीरता को देखते हुए जब ये पूरी जो मामले की जांच है वो अब शुरू हुई है, तो ये अब देखना होगा कि भाई उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 8,000 रुपए के चक्कर में उन्होंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने उस बच्चे के पैर को जबरदस्ती तोड़ दिया जिसे कुछ वक्त पहले उन्होंने जोड़ा था, जिसे जोड़ करके उन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही पैसों के चलते उन्होंने उस इंसानियत को भुला दिया, उस डॉक्टरी के पेशे को भुला दिया। अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ सुनील तेवतिया का बयान भी सामने आ गया है। सीएमओ का सीधे तौर पर कहना है कि दूसरे पक्ष की बात को सुने बगैर अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। अगर जांच में अस्पताल कर्मियों या डॉक्टरों की किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला है वो कहीं न कहीं सीधे तौर पर प्रशासनिक और ख़ास करके अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लापरवाही यहाँ पर सीधे तौर पर नज़र आ रही है। और ये उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है, उस पर भी कहीं न कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की बार-बार जो घटनाएँ हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामले को जन्म देती हैं। अब अगर हम रुख करें हमारी दूसरी खबर की तरफ तो सीधा आपको लेकर के चलते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात अगर हम इस वक्त करें तो एक एक पल में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। जो ममता बनर्जी जिन विधायकों, जिन सांसदों के नाम पर इतने सालों से राज कर रही थी पश्चिम बंगाल पर, अब वही जो नेता हैं टीएमसी के, वो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री पर अब बेहद ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा अगर चर्चाओं के केंद्र में कोई है तो वो है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी पर अब नेताओं ने बेहद ही गंभीर आरोप जो है वो लगाया है। इसके साथ ही जो आरोप लगे हैं वो आरोप क्या हैं वो जानिए। जो आरोप है वो ये है कि घमंड में अभिषेक बनर्जी जो है वो रहते हैं। और इसके साथ ही लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर पर जो अभिषेक बनर्जी हैं, उनको लेकर के बेहद ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो पार्टी के साथी हैं वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि अभिषेक बनर्जी भाई घमंड में रहते हैं, उनके अंदर कूट कूट करके जो घमंड है वो भरा हुआ है। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि बगावत करने वाले 58 विधायकों ने उन्हें अपने गुट में किसी तरह शामिल करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। अब जो वजह है वो बड़ी दिलचस्प है। देखिए, वजह ये बताई जा रही है कि ताकत का अहंकार और जमकर भाई भतीजावाद, इसने पार्टी को बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। जो नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आई पैक के साथ मिलकर अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हाशिए पर पहुंचा दिया है। टीएमसी के कई नेताओं का मानना है कि ममता बनर्जी का आंख मूंद कर भतीजे से लगाव ने पार्टी में आंतरिक दरार को बढ़ाया है। इसके साथ ही टीएमसी नेता मुकुल रॉय के पार्टी छोड़ने का जो जिक्र है वो भी काफी ज्यादा हो रहा है।
अभिषेक बनर्जी का तेजी से बढ़ना और मुकुल रॉय का साइड लाइन होना एक तरीके से पार्टी के अंदर बगावत की चिंगारी के रूप में देखा गया। इसके साथ ही जो पुराने नेता हैं पार्टी के, उनके बीच में नाराजगी यहीं से बढ़ती हुई नजर आई कि देखिए जो सीनियर नेता हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया, जो सीनियर नेता थे उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया और जो नए नए नेता आए हैं उनको बिल्कुल अहमियत दे दी गई। तो यहाँ पर ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही टीएमसी के एक नेता का यह भी कहना है कि अधिकारी तब तृणमूल यूथ कांग्रेस के प्रमुख थे और उनका प्रभाव मालदा मुर्शिदाबाद के साथ ही कई क्षेत्रों में था। ये भी दावा किया गया है कि तनाव तब बढ़ गया जब अभिषेक ने पार्टी के अंदर ही एक यूथ ब्रिगेड खड़ी कर दी। इसका अधिकारी पर गहरा असर हुआ और जब ममता बनर्जी के सामने मुद्दा पहुंचा तो उन्होंने अधिकारी को हटा करके अभिषेक को यूथ विंग का प्रमुख बना दिया। तो यहाँ पर जो ये अंदरूनी कला की शुरुआत है वो दरअसल तभी से हो गई थी जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ करके जाने वाले थे। उससे पहले भी पार्टी में बहुत कुछ हुआ था। शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने की जो वजह है वो भी यही बताई जाती है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रही थी। जो सीनियर नेता हैं, जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस नेता हैं, जो वरिष्ठ हैं, बिल्कुल उनको एकदम साइड लाइन किया जा रहा था। जाहिर सी बात है अगर घर में बड़े बुजुर्ग को ही साइड लाइन कर दिया जाए तो घर के तमाम लोग हैं वो तो वैसे ही नाराज हो जाएंगे और जो छोटे लोग हैं उनको अगर ज्यादा जिम्मेदारी दे देंगे तो बगावत की तो लहर आनी ही आनी है। तो ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर जो बगावत की चिंगारी है वो शुभेंदु अधिकारी के जाने से पहले से सुलग रही थी, जो अब जाकर के एकदम विकराल रूप में आ पाई है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब ममता बनर्जी के सामने हालात ये हो गए हैं कि कभी भी उनके हाथ से पार्टी का सिंबल छिन सकता है, कभी भी अब उनको मुख्य विपक्षी पार्टी का जो यहाँ पर है वो साफ तौर पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए मुख्य विपक्षी पार्टी जिस तरीके से अब दूसरे जो नेता हैं वो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर नजर आ रहे हैं। देखिए टीएमसी में कहीं ना कहीं बड़ी जो चूक है वो अगर देखी जाए तो ममता बनर्जी की तरफ से भी सीधे तौर पर हुई है कि ममता बनर्जी ने अंधा भरोसा कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी पर किया, या भतीजावाद कह लीजिए, आप कोई भी नाम उसको दे सकते हैं क्योंकि राजनीति में भतीजावाद हो गया, आपका परिवारवाद हो गया, ये तो चलता रहता है। लेकिन हाँ, हद से ज्यादा जो भरोसा और हद से ज्यादा नए नए लोगों को जिम्मेदारियां देना, ममता बनर्जी को यहाँ पर सीधे सीधे जो परेशान करने का जो संकेत था वो कर गया है। लेकिन अब जिस तरीके से बगावत की जो आंधी उठी है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर, वो सीधे तौर पर यहाँ पर नजर नहीं आ रही है कि वो अभी खत्म होगी। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, देखिए मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, हो सकता है अगली बार जब मैं आपको खबर बताऊं तो पश्चिम बंगाल में कुछ और हो चुका हो। तो इसीलिए ममता बनर्जी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस तरीके से खुद को, अभिषेक बनर्जी को और टीएमसी को यहाँ पर बचाएंगी। क्योंकि ये तो तय है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद तमाम जो जांच है वो शुरू हो चुकी हैं और तमाम अभी आने वाले वक्त में होंगी। ऐसे में अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी से लेकर के ईडी तक के जो नोटिस हैं वो शुरू हो चुके हैं। ममता बनर्जी अभी थोड़ा सा बची हुई हैं, लेकिन कब तक, कब तक वो तमाम चीजों से बचती रहेंगी। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो कार्रवाई है सत्ता बदलने के बाद वो लाजमी हो जाती है राजनीति में देखना। इसके साथ ही अगर हम रुख करें हमारी अगली खबर की तरफ तो सीधा आपको क्रिकेट जगत लेकर के चलते हैं और खास करके अगर आप हैं विराट कोहली के फैन तो ये आपके लिए सुनना और समझना जरूरी है। क्योंकि एक तरफ अभी आईपीएल में जिस तरह से ये पूरा हुआ है तो उसमें विराट कोहली चारों तरफ छाए हुए नजर आए, लेकिन अब विराट कोहली और उनके फैंस को एक झटका कहीं ना कहीं जोरदार लगा है। क्योंकि एक वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वो टूर्नामेंट क्या है, किस तरीके से और किस वजह से उन्हें बाहर किया गया है, वो जानना भी जरूरी है। देखिए टीम इंडिया को 13 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लग जाता है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस वनडे सीरीज से पूरी तरह से बाहर कर दिए गए हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक विराट कोहली को हैमस्ट्रिंग इंजरी है, जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। विराट कोहली आखिरी बार आईपीएल 2026 के फाइनल में खेले थे, लेकिन आखिर तक उन्होंने बल्लेबाजी की थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि उन्हें अब कब हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। तो देखिए ये जो दावा किया जा रहा है, जो यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है कि हैमस्ट्रिंग जो इंजरी है वो विराट कोहली को हुई है, तो यहाँ पर इसको लेकर के भी तमाम जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं।
रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से इस वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन ये हैमस्ट्रिंग इंजरी उन्हें हुई कब है, ये बड़ा सवाल है। विराट कोहली को पहले ही टीम में चुना जा चुका है। ऐसे में अब बीसीसीआई को उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान करना होगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई ने विराट कोहली को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें इस चीज को लेकर दावा जरूर किया जा रहा है। विराट कोहली आईपीएल 2026 के बाद आपको बता दें कि वृंदावन प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए भी गए थे और फिर दिल्ली से मुंबई के लिए उन्हें उड़ान भरी भरी थी। हालांकि अगर आपने आईपीएल 2026 का फाइनल देखा है तो विराट कोहली ने ब्रेक्स के बीच में ट्रीटमेंट जरूर लिया था, लेकिन मैदान पर लेटकर फिजियो से कुछ ट्रीटमेंट लेते हुए नजर आए थे, जिसकी जो तस्वीरें हैं वो भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो क्या उसी दौरान उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई या फिर ट्रेनिंग के दौरान उनको इस चोट से जूझना पड़ा, ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है। फिलहाल विराट कोहली के अलावा समस्या रोहित शर्मा को लेकर के भी है। देखिए, जिसे इस सीरीज के लिए टीम में जरूर चुना गया है, लेकिन उनकी फिटनेस पर भी बेहद ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आईपीएल के आखिरी कुछ मैचों में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रोहित शर्मा है वो खेले थे और बीच में कई मैच उन्होंने मिस भी किए थे। आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए खेलते हुए विराट कोहली फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे, जबकि 16 मैचों में विराट कोहली के बल्ले से 675 रन निकले थे। अब एक शतक भी इस सीजन विराट कोहली ने जड़ा है, तो उसको लेकर के भी खासा जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं। लेकिन फाइनल मैच में नाबाद 75 रनों की पारी उन्होंने खेली थी और मैच फिनिश करते हुए टीम को दूसरा खिताब भी दिला दिया। इसके बाद फैंस को उम्मीद थी कि वो अब भारतीय जर्सी में नजर आएंगे, लेकिन उनके अब वनडे सीरीज से बाहर होने की खबर ने उनके फैंस को कहीं ना कहीं निराश जरूर कर दिया है। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो चुके हैं और अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो विराट कोहली के जो फैंस हैं वो सीधा तौर पर यहाँ पर निराश नजर आ रहे हैं। विराट कोहली के फैंस के लिए, वो क्रिकेट जगत से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए सीधे तौर पर यहाँ पर विराट कोहली का ना खेलना अपने आप में निराशाजनक हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर उठ रहा है कि जो विराट कोहली को इंजरी हुई है वो आखिर कब हुई है। क्योंकि आईपीएल अगर आपने देखा है, आईपीएल की जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें विराट कोहली बिल्कुल सही नजर आ रहे थे, बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे। लेकिन हाँ, एक तस्वीर जरूर वायरल हुई थी जहां पर वो लेटे हुए हैं जमीन पर और फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। तो क्या उसी वजह से वो ले रहे थे या वहीं पर उन्हें ये इंजरी हुई है? तो ऐसे में उनके जो फैंस हैं उनके लिए ये जानना बड़ा अब दिलचस्प हो गया है कि आखिर ऐसा कब हुआ, किस वजह से हुआ, तो पता क्यों नहीं चला। अब अचानक से ये जो ऐलान है वो होता है और आधिकारिक तौर पर, माफ करिए, आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं है, लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही है कि अफगानिस्तान में अब जो विराट कोहली हैं वो नहीं खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर के भी, उनकी फिटनेस को लेकर के भी जो लगातार सवाल हैं वो उठ रहे हैं। तो ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्रिकेट के फैंस के लिए, रोहित को शर्मा के फैंस के लिए, विराट कोहली के फैंस के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो निराशा है वो आपको इस बार देखने को मिल सकती है। क्योंकि आईपीएल में आपने जो जलवा है विराट कोहली का वो देखा है, लेकिन हो सकता है आपको ये जो जलवा है वो आगे ना देखना पड़े वनडे वाले मैच में, अगर विराट कोहली के आधिकारिक तौर पर यहाँ पर शामिल ना होने की जो खबर है वो सामने आ जाती है। अब लगातार जो चर्चाएं हैं वो इस बात की हो रही हैं कि क्या विराट कोहली को कुछ ज़्यादा इंजरी तो नहीं हुई है, और तमाम तरीके के जो सवाल है वो यहाँ पर क्रिकेट को लेकर के फिलहाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीएल में जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें देखी हैं वो भी लगातार सुर्खियां बनी, अलग अलग जो मोमेंट्स थे वो नजर आए, नए जो खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, उभर करके बिल्कुल सामने आ रहे हैं, वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में विराट कोहली जो है अभी हाल ही में आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी थी। दोनों लोग मिल करके वहां पर पहुंचे हुए थे और दोनों ने वहां पर जो दर्शन है वो किए थे। तो उसके बाद से ही लगातार अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि कोहली की गैर मौजूदगी से जो टीम है वो क्या उतना ही अच्छा जो प्रदर्शन है वो करेगी, किस तरीके से विराट कोहली की जो कमी है
वो यहाँ पर पूरी की जाएगी। विराट कोहली के ना रहने से आखिर क्या-क्या जो नुकसान है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। विराट कोहली जो है वो लगातार देखिए आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नज़र आए, ट्रॉफ़ी भी उन्होंने जीती। इसके साथ ही अब जब अफ़गानिस्तान में वनडे जो मैच जो होना था, उसमें विराट कोहली के ना जाने की जो अटकलें हैं, जो लगी हुई हैं, जो खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा निराश ज़रूर कर सकता है विराट कोहली के फैन्स को और क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों को। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खेल में ये सब कुछ चलता रहता है। कभी प्लेयर खेलता है, कभी नहीं खेलता है। लेकिन हाँ, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों नहीं खेल पाते हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर जो है उलटफेर देखने को मिलेगा। और जो विराट कोहली के फैन्स हैं, इसके साथ-साथ रोहित शर्मा के जो फैन्स हैं, उनके लिए भी जो निराशा की बात है, वो यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। अब जिस तरह से आगे आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि जो विराट कोहली हैं, क्या वो वाक़ई वनडे में नहीं खेलेंगे? रोहित शर्मा जो हैं, वो क्या वो भी नहीं खेलेंगे? तो ये आधिकारिक तौर पर जैसे ही ऐलान होगा, वैसे ही तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। न्यूज़ रूम लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर हाज़िर होंगे आपके सामने तमाम देश दुनिया की खबरें लेकर के। तब तक के लिए आप देखते रहिए टीवी 7 भारत। नमस्कार।